Hello everyone and welcome to MAFAC YouTube channel. I welcome you to all to another video of Jamia BLLB paper practice and analysis. So आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं और एनालाइज करने जा रहे हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर को. आई होप आप सबकी तैयारी रिगार्डिंग योर जामिया एंड अलीगढ़ BLLB इज गोइंग वेल एंड इफ नॉट आई होप जाने लगे. तो विदाउट फर्दर अड्यू हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ वेरी नॉर्मल चीज जो हम हर वीडियो में करते आ रहे हैं, वो है कि चेक करना कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था उस ईयर का जिस पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वही सिमिलर सब्जेक्ट्स, वही टिपिकल सब्जेक्ट्स इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स दिख रहे थे. ऑलराइट, 32 मार्क्स की हमारे सामने इंग्लिश आई थी, 19 मार्क्स की लीगल आई थी, 11 मार्क्स की रीजनिंग, 51 as again and as usually dominating figure GS ही रहता है. 51 questions were from GS और 32 were from current affairs. तो ये तीन हमारे मेजर टाइटल्स हैं जिन्हें कॉन्कर करना पड़ता है अगर आप जामिया का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं या क्रैक करना चाहते हैं, नॉट सॉल्व, क्रैक. अगर थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करें तो हमारे सामने जीएस में काफी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं. जीएस खुद में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. तो पॉलिटी में 38 क्वेश्चन आए थे, मिसलिनियस में 21 क्वेश्चन, साइंस में 10, जियोग्राफी 5, इकोनॉमिक्स 2 और हिस्ट्री 5. हिस्ट्री का परसेंटेज बड़ा, साइंस का भी बड़ा, मिसलिनियस एज यूजुअल डोमिनेटिंग फिगर रहता है और पॉलिटी से 13 क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से अच्छे खासे क्वेश्चन है फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस. बेसिकली लीगल में हमारे सामने लीगल स्टडीज से 11 क्वेश्चन थे और लीगल रीजनिंग दैट इज assertion, reasoning, fact, principle के क्वेश्चन वो 8 आए थे. तो ये आपके सामने एक मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसा हमारा पेपर आया था. चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 2023 पेपर. कि क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिया हैज साइन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. इंडिया हैज साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. अब इंडिया ने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट करा, करंट अफेयर्स में आया, उन्होंने पूछ लिया तो कौन सी कंट्री थी? इट्स ऑस्ट्रेलिया. मूविंग ऑन, द इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल नेविगेटिंग द स्टॉर्म वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज करा था? वर्ल्ड बैंक. इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक. रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, क्या रैंकिंग है पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिया की? वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं निकाली होगी, काफी सारी निकाली होगी, लेकिन पूछी कैसी थी? जिससे इंडिया का नेचर दे रहा है. तो इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स आती है, और वो भी अगर ऐसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो उसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना है. मूविंग ऑन, अनदर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट कि बेसबॉल मेथड दैट वाज रिसेंटली इन यूज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? स्पोर्ट्स से आगे क्रिकेट सबको पता होगा. मूविंग ऑन, चांसलर पूछ लिया कि जामिया का चांसलर अभी कौन अपॉइंट हुए? अभी तो नहीं हुए थे, तो 2023 में हुए थे. जो अभी भी है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, अभी भी ये है. ओके, अभी हमारे VC जामिया के बदले गए थे, तो वो जरूर देख लेना, मिस्टर मजहर आसिफ साहब, उनका नाम याद रख लेना, वो करंट अफेयर्स में आ सकता है. ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है? मिसलेनियस क्वेश्चन है 24 मार्च को. देखिए कभी कभार डेज और ये सब पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक डेट आ गया. इसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हो सकती है, आप अलग काम करो तो आपको याद है तो आप टिक कर दिया, बट हाँ डेट्स पूछ ली जाती है. इसका आंसर है मार्च 24. अब एबल प्राइज इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन विच फील्ड, किस फील्ड में एबल प्राइज दिया जाता है? तो इसका आंसर है मैथमेटिक्स. फिर इसके बाद गोल्डन ग्लोब में किस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल मिला था, अवार्ड मिला था? वो है RRR मूवी का नाटू नाटू. नॉट वेरी रेलेवेंट टू अस, इसलिए आगे बढ़े. हाँ, फिर उसके बाद रिपब्लिक डे पे ये क्वेश्चन आ ही जाता है कभी ना कभी, हर 2 साल 3 साल में एक बार रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था ये पूछ लेते हैं. उस जमाने में इजिप्ट के थे. इस साल का देखकर पढ़ना और बताना क्या था, कमेंट्स में मुझे बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन, which country are members of the Indian Ocean Naval Symposium? आयंस का कौन से कंट्रीज पार्ट है? ऑफ कोर्स इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव और
से खेली सर? The answer is D. इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सिक्किम। इसके बाद एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इधर जल्दी से स्किप करेंगे। हमारा मेजर जो फोकस रहने वाला है वो स्टैटिक पोर्शन पे रहेगा, इंग्लिश, मैथ्स, लीगल, जीएस। तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन में आपके सामने है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? The answer is मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब ये पहली बार होने लगा था कि करंट अफेयर्स में ये दो स्टेटमेंट देके क्वेश्चंस पूछने लगे थे। ये जरूर आप प्रैक्टिस कर लिया करें। ये क्वेश्चंस ऐसे ज्यादातर मैंने देखे हैं विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस पीडीएफ में, मंथली पीडीएफ में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आर ट्रायोटा refers to the top grouping within the G20. I think this is not even relevant. You should skip it. So let's skip this question. Moving on. चैट जीपीटी का फुल फॉर्म मतलब बेसिकली पूछ लिया कि चैट जीपीटी को डिफाइन करो। तो क्या मैसेजिंग ऐप है? नहीं। न्यूली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नहीं है ये। क्या ये चैट बॉक्स है जो यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू आंसर क्वेरीज जस्ट लाइक अ ह्यूमन? ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑब्वियस, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज सी। चैट जीपीटी का चैट बॉक्स यूज जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो क्वेरी सॉल्व करती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन। तो इसके बाद टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर पूछ लिया 2022 में। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की थे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी है। और अभी इससे रिलेटेड यूक्रेन रशिया वॉर से फिर से एक राइज उठा है, फिर से क्वेश्चन आने लगेंगे इससे, तो करंट अफेयर तक पूछा जा सकता है। तो प्लीज फोकस ऑन इट। इसके बाद द डेथ ऑफ डायस ट्रिगर्ड मैसिव एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान। महाशा आमिनी, सुल्ताना कमर, रिफात हसन या मलाला यूसुफजई? The answer is महाशा आमिनी। अर्जेंटीना ग्लोबल ग्लव अवार्ड अभी किसको दिया जाता है ये देख लेना। मोस्टली एक गोल कीपर्स के लिए होगा, तो इसे देख लेना कौन इस साल जीता था। इसका नाम है एमेलियानो मार्टिनेज। ये 2022 में जीता। हाँ, कर्तव्य पथ पहले क्या बुलाया जाता था? जब कर्तव्य पथ उसका नाम रख दिया गया, रीनेम कर दिया, वो है राजपथ। Wait a second. I think it's Aurangzeb 16 का नहीं राजपथ। हाँ, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म RRR एस एस राजमौली। कुछ भी सपोर्ट ऑफ ऐसा था नहीं, उसमें फोकस करने का भी नहीं था। हाँ, औरंगाबाद इन महाराष्ट्र विल बी रीनेम्ड एज। औरंगाबाद का क्या नाम रखा जाएगा? छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति शिवाजी नगर, थानाजी नगर, महादाजी नगर? The answer is छत्रपति संभाजी नगर। हाँ, which institution conducted G20 security exchange exercise and drill? The answer is certain. Where is the headquarters of Asian Pacific Coastal Union? अब ये इंपॉर्टेंट क्या था? मुंबई, बैंकॉक, कोलंबो, ढाका? The answer is बैंकॉक। याद रखिएगा। हाँ, फर्स्ट हिंदी नॉवल जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती थी, टू मोस्ट सैंड, बहुत ज्यादा रेलेवेंट थी। उसके बाद who won the men's singles? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस साल का देखेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन या जो भी रिसेंटली टूर्नामेंट हुआ है टेनिस का, उसमें कौन जीता। इसके बाद who won India's under-19 T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स के लिए? इट वाज इंडिया। मुगल गार्डन को रीनेम करा गया है एट राष्ट्रपति भवन, उसका क्या नाम? इट इज अमृत उद्यान। हाँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन है which Indian film has won the documentary short subject category at the Oscar? The answer is Elephant Whisper. RR is not a short movie. All That Brief is not an Indian movie. Think Like a Woman. Moving on. फिर इसके बाद थीम पूछी जा रही है 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। थीम्स पूछ ली जाती है, थीम्स खास करके उन कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक G7 वाली कंट्रीज या G20 वाली कंट्रीज या EU, ये सब उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो वो वाली मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पर्टिकुलरली जिसमें इंडिया हिस्सा रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन्हें पढ़ा करें उनकी थीम क्या थी, कहाँ हुई थी,
तो इसका आंसर है कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंट वर्ल्ड। नॉट सो रेलेवेंट, बट ये बताना जरूरी था कि थीम पूछ ली जाती है। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्चुगल के एक फुटबॉलर है, वो किस टीम से खेलते हैं, मतलब किन इनमें से कौन से क्लब से एसोसिएटेड है? उसका आंसर है अल नस्र, सऊदी अरेबिया की जो स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब, उसका पार्ट है। मूविंग ऑन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ये किस इंस्टीट्यूशन से दिया जाता है? अब ऑफ कोर्स उस्ताद बिस्मिल्लाह एक म्यूजिशियन थे, तो संगीत नाटक अकेडमी ही दे। मूविंग ऑन, IOFM टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? अब ये भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका आंसर है डीकंटामिनेशन ऑफ वाटर। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मतलब क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। इसके बाद which year has been designated as Asian Indian Friendship Year? Of course 2022 डेजिग्नेटेड करंट अफेयर्स है, तो 2022 को भी आंसर। अब आता है जीएस का क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी डाल सकते हो कि हिस्ट्री का है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? वाज इट गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी? याद करें गोपाल कृष्ण गोखले। मूविंग ऑन, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। अब पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, नॉट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जो एनिमल हस्बेंड्री होता है उससे रिलेटेड। तो इसमें MS स्वामीनाथन, दुर्गेश पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके MS स्वामीनाथन तो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे और डॉक्टर वर्गीस कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन से थे। तो आंसर है दुर्गेश पटेल। हाँ, इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो मोस्टली एयर कंडीशनर, फ्रिजेस, इनमें सब में पाए जाते थे, जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, तो इसका आंसर है कियोटो प्रोटोकॉल। ओके, मूविंग ऑन, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब होता है एक्सटेंडिंग पेटेंट ओवर प्रोडक्ट्स दैट आर बाउंड टू एक्सपायर। जिन पेटेंट का एक्सपायरी डेट नजदीक आ रहा होता है, तो हम उसके लिए एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कराते हैं। मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया। मूविंग ऑन, बियोफोर्ट स्केल मेजर्स। अब बियोफोर्ट स्केल क्या मेजर करता है? डज इट मेजर विंड, डज इट मेजर स्पीड ऑफ ओशियन करंट्स, स्पीड ऑफ मॉनसून विंड्स, या लेवल ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन? द आंसर इज विंड स्टेप। ह्यूमन सलाइवा, बायोलॉजी का क्वेश्चन, साइंस में डाल दो कि कौन सा एंजाइम नेसेसरी होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ। अब सलाइवा भी एक एंजाइम होता है, तो किस चीज का ब्रेकडाउन करता है? ये करता है स्टार्च का। ओके, मूविंग ऑन, हु रोट द बुक वी द पीपल? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है 2017, तो इसके बाद शायद 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर है नानी पालकीवाला। आई होप आप सबको अब ये याद हो गया होगा। दोस्त हु आर वाचिंग एंड हैव बीन कंटिन्यू टू वॉच दिस सीरीज, उन्हें ये क्वेश्चन पता होगा। मूविंग ऑन, राज्यसभा के मेंबर, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करा जाता है? अब इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट करा जाता है, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, वो लोकसभा होता है। तो इसका आंसर आता है थ्रू लेजिस्लेटिव मेंबर्स। MLAs होते हैं जो भी स्टेट के, वो चूज करते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव और उसे भेजते हैं MP, मतलब एज एन राज्यसभा मेंबर। मूविंग ऑन, ओजोन होल का क्या मतलब होता है? हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बट मतलब क्या होता है? या लेयर ओजोन इन होल, ये तो बिल्कुल नहीं। डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन नहीं होती है। इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, ये तो हो ही नहीं सकता, थिकनेस बढ़ गई तो हो नहीं इस बात का। तो सिंपल मतलब है डिक्रीज है, बट ओजोन लेयर का इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के पास होती है। मूविंग ऑन, which of the following site of the Indus Valley civilization is also known as Mount of the Dead? Is it Lothal, कालीबंगा, मोहनजोदारो या धोलावीरा? The answer is C, मोहनजोदारो। याद रखना। इसके बाद who among the following was popularly known as Sekkuzutha symbol? इसका आंसर है B.O. चिंद्रबम पिल्लई।
Not very relevant, not very important. Let's move on. पेन प्लस स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर से रिलेटेड पेन प्लस स्ट्रैटेजी उस वक्त में बहुत चर्चा में थी, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड थी। पेन प्लस स्ट्रैटेजी। मूविंग ऑन, बटरफ्लाई माइंड। अब माइंड से समझ में आ गया होगा, माइंड एक डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जब भी कोई प्रेशर पड़ता है फट जाती है, माइंड कहते हैं, तो ये डिफेंस से रिलेटेड है। ओके, मूविंग ऑन। अब सोलोमन आइलैंड, ये बहुत चर्चा में थे, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे। तो सोलोमन आइलैंड कौन से ओशियन में लाई करते हैं? इज इट अटलांटिक, पैसिफिक, आर्टिक और इंडियन? द सिंपल आंसर इज पैसिफिक ओशियन। मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? ग्रुप 20 में कौन पार्ट नहीं है? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या स्वीडन? द आंसर इज ऑब्वियस, स्वीडन। ये तीनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पार्ट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर वाज स्वीडन। अब जल्लीकट्टू का क्या मतलब होता है? जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, और उसमें होता क्या है ये भी, इसमें सिंपली bulls are released into the crowd and participants try to grab a cloth tied to the bull's horn. Okay, moving on. Which of the following sectors is not included in the 8 core sectors industry? Is it natural gas, refinery products, or fertilizer? Natural gas is not an industry. Refinery products are primarily very important. Fertilizer agriculture से related तो primary important. 8 core sector में defense line करता है। Moving on. National Mathematics Day is celebrated in the memory of which of the following personality? कभी कभार डेट के साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं किस किस उसमें सेलिब्रेट हो रहा है। जैसे एक बार आ गया था कि यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई जी एनिवर्सरी में मनाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पूछ लिया कि नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है, तो उसका क्या आंसर आर्यभट्ट है, सीपी रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन या SR श्रीनिवास बृहन? The answer is Srinivasa Ram. Moving on. Which of the following country does the Palm Strait separate? India, Maldives, India, Sri Lanka, India, Bangladesh, India, Myanmar? The answer is India and Sri Lanka. Simple. Moving. Liberator of press कौन थे? Liberator of press. Was it Radcliffe, Hastings, yeah, Bentinck, Macaulay, yeah, Hastings? The answer is Radcliffe. हाँ. What type of energy is stored in battery? कौन सी टाइप की एनर्जी होती है जो बैटरी में स्टोर करी जाती है? Is it kinetic energy, electrical energy, chemical energy या thermal energy? Of course, the answer is chemical energy. बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में 1917 में आया था, वो किसने करा था? कार्ल मार्क्स नहीं, जोसेफ स्टालिन नहीं, फ्रेडरिक एंगल्स नहीं। The answer is व्लादिमीर लेनिन। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी, स्टालिन वो बाद में आया था, सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन आया था जिसने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश करी। हाँ, माउंटेन्स इन माउंट एवरेस्ट, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछता है, बहुत आसान है। The answer is K. Moving on. बायोलॉजी का क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी पूछ रहा है। इज इट हार्ट, स्किन, ब्रेन, स्प्लीन? बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, तो इसका ऑब्वियस आंसर है स्किन। स्किन इज आल्सो एन ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन वो चीज होती है जो कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। बेसिकली ऑर्गन ओनली कहते हैं जो कोई फंक्शन परफॉर्म करे ह्यूमन बॉडी। स्किन भी तो एक फंक्शन परफॉर्म करती है, हमें टेम्परेचर हमारा मेंटेन करती है, हमें बैक्टीरिया या किसी इंफेक्शन से बचाती है, हमारे पूरी बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्ट करती है। ऑफ कोर्स स्किन इज द आंसर। हाँ, which is the highest mountain peak in Africa? अफ्रीका पूछ रहा है, अफ्रीका में कौन सी? इट इज माउंट एल्गोन, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो या माउंट मेरू? The answer is Mount Kilimanjaro. Moving on. Which country is known as Rainbow's Nation? Basically South Africa. अगर किसी को भी साउथ अफ्रीका का फ्लैग याद है तो वो इसमें डायरेक्टली टिक कर देंगे। चैट जीपीटी से क्वेश्चन आ गया, उसकी फुल फॉर्म पूछ लिया। सिंपल है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके, मूविंग ऑन। हाँ, which of the following fights infection in the body? Is it RBC, WBC, blood plasma या hemoglobin? RBC नहीं होता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ब्लड प्लाज्मा बेसिकली क्लॉटिंग में मदद करता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली
आरबीसीज की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन की कमी तो आरबीसी की कमी, तो ये भी नहीं। The answer is white blood cell. सिंपल लगता है। हाँ, the gas is commonly used in anesthesia. Anesthesia क्या होता है? Anesthesia में बेसिकली किसी को लगाया जाता है इसमें पेन फील ना हो। तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, नॉट मीथेन, नॉट नाइट्रोजन, नॉट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। World Economic Forum Outlook is one of the major reports that projects the economic growth of a country or countries. This report is the work of dash. किसका ये पार्ट है, कौन करता है ये वाली रिपोर्ट? The answer is International Monetary Fund. Moving on, Kanger Ghati National Park, recently seen in news, is located at, अभी करंट अफेयर ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। नॉट वेरी रिलेटेड क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट है। Which of the following tribal movement occurred outside Bihar? Outside Bihar मतलब इनमें से कौन से ऐसे आएगा बिहार में नहीं होते? आंसर इज कालीपुर। हाँ, who was the leader of the revolt of Mundas in 1890 to 1900? Birsa Munda. Again, history related. Moving on, 1930 is a helpline number related to which of the following fields? Is it domestic violence, child labor, child trafficking, या cyber crime? The answer is cyber crime. हाँ, अब इनमें से क्वेश्चन कहता है कि कौन से जज जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे? जस्टिस आर बलुमथी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस मंजुला चलुर, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, आई गेट इट। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, नोबल नोट्स, बट इसका आंसर था जस्टिस मंजुला चलुर। ये सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं। हाँ, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि मिल्की वे किस शेप में कंसिस्ट करती है? इज इट स्पाइरल, इलेक्ट्रिकल, राउंड, इरेगुलर? अब वो इस शेप में, तो खुद डिसाइड कर लो कौन सा शेप होगा। द आंसर इज स्पाइरल। मूविंग ऑन, द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इज रिलीज्ड बाय, इज इट बाय WWF, IUCN, CITES, ये यूनेस्को? The answer is B, IUCN. Moving on, which state secured first position in the fourth health index released by the NITI Aayog on December 27, 2022? Basically, वही इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन क्वेश्चंस को सारे पढ़ो, सारे इंडेक्स करो, लेकिन कोशिश करो कि जितने इंडेक्स कर पाओ तो 6 महीने के टाइम फ्रेम में जितने भी इंडेक्स आए हो, जितने भी रिपोर्ट्स आई उन्हें पढ़ो। सब मत पढ़ो, बस ये देख लो कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे था, खत्म। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, केरला उसमें टॉप मारता है। दैट्स इट। आई एम नॉट सेइंग ये हमेशा होगा, बट ये मोस्टली तुम देखोगे कि जैसे एनर्जी सेक्टर में तुम्हें राजस्थान दिखेगा, कभी कभार मुंबई भी दिख सकता है, बेसिकली महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में इट विल बी मोस्टली केरला और कर्नाटका आईटी सेक्टर में भी बहुत होता है। तो ये सब थोड़े से हिंट के लिए होता है कि तुम्हें जल्दी याद हो सके। हाँ, एनर्जी राजस्थान, एनर्जी से याद रहेगा। तो बट मोस्टली कभी कभार कन्वेंशनली ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार इसका उल्टा भी हो जाता है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स का भी नाम आ जाता है, बट इसमें केरला। मूविंग ऑन, वैल्यू ऑफ गोल्ड कौन डिटरमाइन करता है? इज इट लंदन, रोम, दुबई, तेहरान? द आंसर इज लंदन। व्हिच इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया? नर्मदा स्मृति, मनुस्मृति, वेद स्मृति, बृहस्पति? द आंसर इज मनुस्मृति। हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, the constitution empowers the parliament to enact as well as to repeal any law. For repeal, the power of parliament is same as enacting a law under the constitution. A third, a law cannot be replaced by promulgating an ordinance. अब इसका आंसर हमारे सामने है 1 और 2। कोई लॉ भी रिपील नहीं हो सकता बाय प्रोमulgating एन ऑर्डिनेंस, ऐसा नहीं है, ऑर्डिनेंस से हो सकता है। ऑलराइट, तो 1 और 2 ठीक है, क्या रिपील भी कर सकते हो और इनैक्ट भी कर सकते हो,
और रिपीट करने की सेम है एज द इनैक्टिंग और रिपीटिंग सेम प्रोसेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन है लीगल प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल दे रखा है, फैक्ट दे रखा है, अब हमें उसमें से ऑप्शन चूज करना है। जो प्रिंसिपल कहता है उसी को मानते हुए चलना है, उसके आगे का कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन इंडिविजुअल वेलफेयर शैल इन केसेस ऑफ नेसेसिटी yield to that of the community and that his property, liberty and life shall under certain circumstances be placed in jeopardy or even sacrificed for the public good। बेसिकली बोल रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जो उसका पर्सनल राइट है, उसके घर को लेके, उसके प्रॉपर्टी को लेके, उसे तोड़ा जा सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक गुड। और ये कब होगा? इन अ वेरी एक्सेप्शनल और इमरजेंसी वाले सिचुएशन। तो सिचुएशन ये है कि अनीता एंड सुमिता आर नेबर, पड़ोसी है। Sumita's house was on fire, so she trespassed into Anita's property to draw water from the latter's well to douse the fire। Basically, दो लोग पड़ोसी थे, एक घर पे आग लगी, आग को बुझाने के लिए वो दूसरे के घर में कूदा, वहां से पानी लिया और आग बुझाने लगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई राइट वॉयलेट हुआ है? तो इसका सिंपल आंसर है कि नहीं। यहाँ ऑप्शन है, पॉज कर लो, देख लो, लेकिन इसका आंसर मैंने वैसे बोल दिया, सॉरी टू स्पॉइल इट, बट इसका आंसर है कि सुमिता इज नॉट लायबल टू, उसकी नेसेसिटी थी, उसका घर जल रहा है, उसकी लाइफ को थ्रेट है, तो ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, तो इसलिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। पॉलिटी का क्वेश्चन, जीरो आवर किसे कहते हैं? जीरो आवर बेसिकली when the matters of utmost importance are raised। The answer is B। हाँ, फैक्टा सम सर्वांडा, अब इसका क्या मतलब होता है? लीगल से रिलेटेड है क्या? ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ, ट्रीटीज आर नॉट बाइंडिंग, ट्रीटीज आर रिवोकेबल, सॉरी, एंड डी ट्रीटीज आर इररिवोकेबल। द आंसर इज ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ। ये मोस्टली यूज होता है फॉर इंटरनेशनल लॉ, हम गुड फेथ में ट्रीटीज बनाते हैं, ऑल्दो हमारे उसमें कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होता है, बट गुड फेथ होता है। मूविंग ऑन, एक्स प्यूरिफी कॉजा नॉन ओरिजिनल एक्शियो का क्या मतलब होता है? नो कोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पार्टीज, नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एक्ट, या एवरी इलीगल एक्ट शुड बी कंपनसेटेड, या इलीगल एक्ट रिजल्ट इन डैमेजेस। पॉज करो, खुद देखो, इसका आंसर है नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एक्ट। आपने चोरी करी, मोबाइल चल नहीं रहा है, तो कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे कि कहेंगे मोबाइल चल नहीं रहा है, जिस इंसान से मैंने चोरी करी है उससे कहो कि मोबाइल ठीक करा दीजिए, ऐसा आप नहीं करते। मूविंग ऑन, लीगल एरिया में आपको बताना है, द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द मनी बिकॉज दे सेड दैट द डैश फॉरेस्ट फायर वाज डैश, सॉरी दोबारा पढ़ता हूं, द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द मनी बिकॉज दे सेड that the forest fire was dash। ऑप्शन है, खुद पॉज करके चेक करो, but the actual answer is an act of God, because फायर लगता है फॉरेस्ट में तो वो act of God ही माना जाता है। हाँ, the mediator asks the two sides in the dispute to make a dash effort to solve the dispute। He asks bona fides, bona fide का मतलब होता है गुड, ठीक है, basically good effort, give a good effort। Moving on, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राइट है जो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने को देता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर विच आर्टिकल? बेसिकली माइनॉरिटीज, इज इट 30, 29, 28 या 27? द आंसर इज आर्टिकल 30। मूविंग ऑन, स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में, स्टेटमेंट बता रहा है कि कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ओके। दूसरा कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत? ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो किसी स्टैट्यूट से नहीं आया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई थी अंडर आर्टिकल 124। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन 324 है। हाँ, ईसीआई एडमिनिस्टर करता है पंचायत इलेक्शन, ऐसा नहीं है, तो लीगल वैलिड। मूविंग ऑन, इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिकली पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में क्या फर्क आता है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, हमें सही करना है, देखना है कौन से दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वीपी वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। ओके, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। तो इसका आंसर जो ठीक है वो है ऑप्शन ए। इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स नहीं होते, हाँ एमएलएस नहीं होते। ऑप्शन वन, ये स्टेटमेंट वन वाज करेक्ट। 8 शेड्यूल से रिलेटेड पूछ रहा है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, इट इज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। नो, तो वन स्टेटमेंट वाज करेक्ट। इसके बाद एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड पूछ रहा है कि द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ was added by the 91st constitutional amendment. Okay, this modification of the ground of defection and decision of the speaker chairman या chairman is final and not subject to judicial review। ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एक्शन स्कोप के अंदर होता है और जुडिशियल रिव्यू। और दूसरी चीज 91st से नहीं आया था, 81st से आया था, तो neither one and two। Moving on, article that deals with the impeachment process of the president of India। impeachment का मतलब होता है ऑफिस से हटा देना, और इनमें से करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 61 जो impeachment की बात करता है। प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन है कि only parliament or state legislature have the authority to enact laws on their own। No law made by the state can take away a person's fundamental right। बेसिकली लॉ बनाने की पावर इसके पास है, जुडिशियल है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता है। ठीक है, फैक्ट क्या कहता है? पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ व्हिच अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेडर्स। अ ग्रुप ऑफ लॉयर filed a writ petition challenging the constitutional validity of the statute, seeking relief to quash the statute and further direct parliament to enact a new law। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 या 19 पर पूछा गया था। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, एक लॉ है, लॉ वायलेट कर रहा है ट्रेडर्स के राइट्स को। कौन से राइट्स को? फंडामेंटल राइट्स को। तो हमने कहा कि इन्हें क्वाश करा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन करेगी? ये 4 ऑप्शन है, पॉज करो और खुद टेक करके रखो। चलो सॉल्व करते हैं। नो writ would lie against parliament as the court has no authority to direct parliament to enact or enact a law। The court can quash existing law if it violates fundamental rights and can direct parliament to make a new law। Okay, continue करेंगे। The court can quash the existing law if it violates fundamental right but cannot direct the parliament to make a new law। ये गलत हो गया और ये ठीक हो गया। Of course, right? वो ये नहीं कह सकता कि जाओ लॉ बनाओ, वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है कि हाँ जाओ और लॉ बनाओ, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो उस बात को इग्नोर नहीं कर सकता है। नन ऑफ द अबव। मूविंग ऑन, नेशनल एंथम अडॉप्ट करा गया था वो 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1959, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। बहुत सारी डेट हो गई, सही वाली कौन सी है? 24 जनवरी 1950। Moving on, property of a Hindu female according to the Hindu law, Hindu Succession Act, not just Hindu law, Hindu Succession Act shall be held to be her absolute property, to be her limited property, to be her conditional property, and to be her contingent property। The answer is absolute property। Hindu Succession Act में हर चीज को जो वुमेन की है वो स्त्री धन के अंदर मान लिया गया था, और जो स्त्री धन होता है उस पर सिर्फ स्त्री का हाथ होता है और किसी का राइट नहीं होता है। बेसिकली मैं कितना स्त्री धन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का केस जिसने लेड करा पार्लियामेंट को इनैक्ट करने के लिए, कौन सा एक्ट? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986, जिसमें मेंटेनेंस की भी बात करी गई थी। अब तक शायद समझ में आ गया हो कौन सा केस है, बड़ा फेमस है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबाज। ओके,
मूविंग ऑन, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछ लिया, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ लिया गया है। इनफैक्ट मोहम्मद अहमद खान भी बहुत बार पूछ लिया गया है। इसका आंसर है यूकोक्रेटिस। आई थिंक अब तक ये वाले क्वेश्चन आपको याद हो गए। अब तक हमने करीबन 7 से 8 क्वेश्चन रिपीटेड देख लिए, जिसमें मैंने कुछ आपको रैपिडली पॉइंट आउट कर दिए और शायद आपको भी समझ में आ गए, ये रिपीटेड है। तो इसलिए इस सीरीज की काफी इंपॉर्टेंस है कि आप पीवाई की उसको सॉल्व करें, ना ही सिर्फ पैटर्न जानने के लिए बट को क्वेश्चंस को फंसाने के लिए, और इसलिए हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। मूविंग ऑन, प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड कौन सा लॉ है? जेनीवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन या नन ऑफ द अबव? The answer is Geneva laws, Geneva Convention. Okay. Moving on to the 90th question. Muslim religious foundations are known as DIM, Waqf, Ulema, Uzza. The answer is Waqf. Okay. Next question. Who is the only Indian judge of the Supreme Court of India to also have been the Vice President of India? A.N. Roy, Muhammad Hidayatullah, Patanjali Shastri या P.N. Bhagwati? The answer is Justice Muhammad Hidayatullah. Moving on. Assertion reasoning का क्वेश्चन है। assertion दिया जाएगा कि कोई बात रखी गई और उसके पीछे की वजह बताएगी। अब आपको बताना है कि जो बात कही गई उसकी वजह यही वजह है या नहीं। इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि assertion reasoning का मतलब क्या होता है। ये दोनों को रिलेट करना होता है। अगर रिलेट नहीं हो रही तो ऑप्शन आपके सामने है, टिक कर दो। अगर ये ठीक है ये ठीक नहीं है तो ये टिक कर दो। अगर ये गलत है ये सही है तो ये टिक कर दो। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस थोड़ा कम दिमाग चलाना होता है। ज्यादा दिमाग चलाओगे तो क्वेश्चन गलत करो। हाँ, तो हम किस पे थे? असर्शन रीजनिंग पूछ रहा है कि अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली लीगल, नॉट ईगल, इलीगल। हाँ, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि मेरा इलीगल हो, सही है, ठीक बात है। रीजन क्या है? एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या असर्शन की वजह यही है? नहीं, ये बिल्कुल अलग बात कर रहा है और ये अलग बात कर रहा है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग ऑन, असर्शन कहता है कि ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institute for their choice. Repeated question. Reason कहता है institution established by the minorities are not entitled to governmental aid and government is not under an obligation to give aid. So नहीं है, entitled है। So A is true, R is false. 94th question. Which of the UN agency? Which of the UN agency exclusively deals with refugee? UNICEF, UNHRC, UNRWA, UNDP? The answer is UNHRC. Okay, moving on. Question है principal fact का। Principal ये कहता है कि a person is said to use criminal force to another if he intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of an offense or intending by the use। बड़ा है बेसिकली, आप पॉज करिए पढ़िए और मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली कोई ऐसी चीज करना जिसमें पर्सन की वो नहीं थी कंसेंट, लेकिन ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से वो पर्सन ऐसा कॉज करता है, मतलब ऐसी वजह बनती है कि उसकी वजह से उसे इंजरी हो गई, उसे फियर ऑफ अनॉयंस हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन, फैक्ट पढ़ते हैं। जी इज बाथिंग, A pours boiling water into the bath। बेसिकली क्या करा उसने? जी नहा रहा था, ए ने बहुत दफा पानी उस पर डाल दिया। तो सबको समझ में आ रहा होगा अगर फैक्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया है कि भैया कंसेंट तो उसकी थी नहीं कि उसमें पानी डाल, और भाई बॉइलिंग वाटर डाला है तो ऑफकोर्स उससे क्या हुआ होगा? इंजरी हुई होगी। तो ए इज लायबल फॉर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट जी। मूविंग ऑन, principle है that communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। Again a repeated question। Fact कहता है कि a sent letter A sent a letter making a proposal to B to purchase by। Principle है कि जब proposal की information मिल जाएगी जिसको proposal सेंड करा गया तो communication of proposal complete हो जाएगी। यहाँ पर fact है
कि ए सेंड अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द बाइक, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंड द लेटर, लेटर सेंड कर दिया तो क्या कम्युनिकेशन हो गया? ऑप्शन सी क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी's वाइफ रीड द लेटर। ये तो अभी हटाओ, बीवी से क्या मतलब है? डी, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी's वाइफ हैंड्स ओवर द लेटर टू बी। ये भी नहीं। क्यों भाई? उसकी बीवी देगी तभी होगा क्या? ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द वेरी मच अप्रोप्रिएट आंसर, कि जब वो उस लेटर को पढ़ लेगा कि उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है कि भैया मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ, प्रपोजल इज कंप्लीट। मूविंग ऑन, प्रिंसिपल फैक्ट, अनदर क्वेश्चन। प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, फैक्ट पढ़ लीजिए। समझा देता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर एक ऐसी उम्मीद से, शरारती वाली उम्मीद से, गलत इंटेंशन से किसी की चीज उसके पोजेशन से छीन लेता है, और कैसी चीज जो मूवेबल है, दूसरी जगह ले जाया जा सकती है, जिसमें उसकी कंसेंट नहीं, तो जब वो प्रॉपर्टी जो मूव करी गई वो थेफ्ट मानी जाएगी। फैक्ट है कि Z takes away a golden chain of his wife which was given by her father, given by her father as स्त्रीधन। क्या दिया गया? स्त्रीधन। मैंने जैसे आप लोगों को अभी प्रीवियसली बताया था, स्त्रीधन इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ, उस पर हस्बैंड का कोई हक नहीं होता है। उसका हक था, वो ले गया बिना उसकी गैर हाजिरी के, विदाउट हर कंसेंट, and pledges it to raise money for domestic use, और सब प्लेज करते हैं किसी जगह पे जाके, ठीक, गिरवी रखती। तो क्या माना जाएगा? बहुत आंसर सिंपल है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? कंसेंट थी नहीं, वो प्रॉपर्टी थी, उसका कोई पोजेशन राइट था नहीं, तो थेफ्ट है, सिंपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने, अनदर लीगल क्वेश्चन। पॉज करिए, पढ़िए, चलिए आ जाइए। ए हु इज अ मुंबई में बैठा है, ऑफर बनाता है एक पर्सन को जो दिल्ली में बैठा है। दिल्ली में वो उससे कहता है कि भैया गुड्स है, लोगे क्या? वो इन दिल्ली वाया मोबाइल फोन। अब ड्यूरिंग द सेम कॉल ए ऑफर्स हिज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बाय बी। बेसिकली वो कहती है हाँ हाँ ले लूंगा। अब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एग्रीड, जो भी ए बी के बीच में हुए थे, जो गुड्स थे वो सप्लाई होने वाले थे पुणे, ठीक है, और पेमेंट जो होने वाली थी वो थी ये मतलब यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक मान लो। तो इन द गिवन सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड का हुआ, तो कंक्लूड वहां होता है जैसा ऑफर रिसीव करा गया। ऑफर यहां से चला, रिसीव यहां पर हुआ, और रिसीव कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। तो बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इज द आंसर। अब प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है एन एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, 18 से कम है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा भाई लोग। यहाँ पर बहुत ढंग से पढ़ना है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा था मुझे। पॉज करो और इसका आंसर दिमाग में रखना। चलो सॉल्व करते हैं। फैक्ट ये कहता है कि a man entered into an agreement with a girl of 17 years of age. ऑप्शन यहाँ पर है, the agreement is enforceable by law, the agreement is not enforceable by law, the agreement is enforceable by the girl, yeah, no interference can be drawn. Inference, sorry. The answer is in no inference can be drawn. क्यों? जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि प्रिंसिपल जो कहता है बस उसे ही मान लेना, उसके अलावा कुछ मत मानना, समझे? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, सेंचुरी मार दी। चलो एलिबियाई का क्या मतलब होता है? ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही बार रिपीट करा गया है। ऐसा लगता है सिर्फ प्यार है, कुछ क्वेश्चन से तो एलिबियाई को प्यार है। अब इसका क्या मतलब होता है? वाज प्रेजेंट एट स्टेट। बेसिकली एलिबियाई को याद करना तो इसका मतलब होता है सिंपली बहाना मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। अब इसमें हमारे सामने ऑप्शन है इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, या कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट्स में लगता है, तो कॉर्पोरेट्स ऑफ कोर्स हमारे बड़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, जो हमारे बजट होते हैं, नेशनल बजट में पास होते हैं, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कस्टम ड्यूटी ऑफ कोर्स कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल जो गुड्स आते हैं उस पे लगती है। इनकम टैक्स का ऑफ कोर्स जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल का होता है। लैंड रेवेन्यू ऑन द अदर हैंड इज रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, so the answer is state मतलब लैंड रेवेन्यू। 102nd क्वेश्चन, मैनेजर ऑफ वक्फ को क्या कहते हैं? अब एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वक्फ क्या होता है, अब पूछ लिया कि मैनेजर को क्या बुलाते हैं, तो मैनेजर को बुलाते हैं मुतवल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम कस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और कोई जजमेंट्स होते हैं, जुडिशियल डिसीजन, इनैक्टमेंट्स या ऑल ऑफ द अबव? ये आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्यू जुरिस का क्या मतलब होता है? ऑन इट्स ओन मोशन ऑफ इट्स ओन राइट, सिंपली विदाउट एनी एडिशन या विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड। ये आंसर है विद ऑफ इट्स ओन राइट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मूविंग ऑन, इंटरवीवोस का क्या मतलब होता है? वीवोस, वीवा, वीवा का मतलब होता है अलाइव, इंटर का मतलब होता है अमंग, तो बिटवीन लिविंग पर्सन। मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू डैमिनम फैटिग? फैटेल, सॉरी, डैमिनम फैटेल से क्या है? अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे केसेस सुने ना हो बट पता होने चाहिए, ये थोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल अगर पढ़ता है पेपर का तो ऐसे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एचपी वर्सेस वाइट, एक एमएलए का कोई पेपर, मतलब वो था केस। इसमें क्या हुआ था, इसे अरेस्ट करा गया था, अरेस्ट करके इसे इलेक्शन में शायद वोट देने नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि इसको कोई डैमेज नहीं हुआ, इसे बस रोक लिया कि नहीं जाएगा तो इलेक्शन में वोट देने, लेकिन इसका लीगल राइट डैमेज हुआ था। कौन सा राइट डैमेज हुआ था? लीगल राइट, इसे डैमेजेस अवेल करने को दिए गए। ग्लोबस्टर ड्रामा स्कूल केस है डैमिनम साइन जूलिया, डैमिनम साइन जूलिया, बेटर ले लीजिएगा, साइन जूलिया केस। इसमें क्या हुआ था, स्कूल बनाया, स्कूल था, उसके सामने एक स्कूल खुल गया, वो पहुंच गया कोर्ट, किसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो उसने कहा कि तो मैं डैमेज हुआ है, डैमेजेस नहीं हुए, लीगल इंजरी नहीं हुई है, फाइनेंशियल इंजरी इज नॉट लीगल। उसके बाद स्पार्डन वर्सेस हार्कोर्ट रिडिंगटन का केस। अब ये केस शायद डिफेमेशन रिलेटेड था, डिफेमेशन था, एक क्लर्क था, लीगल क्लर्जीमैन था, पादरी टाइप मान लो, तो उससे रिलेटेड था डिफेमेशन का। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस था, जिसमें वाटर H2O दूसरे के प्लॉट में फ्लड कर गया था, उसके प्लॉट में फ्लड कर गया, तो इसे बेसिकली कहा गया था डैम फैटल। क्यों? एक्ट ऑफ गॉड बोला जाता है, डैम फैटल को बोला जाता है एक्ट ऑफ गॉड। तो निकोलस वर्सेस मार्सलैंड वाज दैट केस। मैंने ये सब इसलिए तरह बता दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए कुछ केसेस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट केस। तो निकोलस वर्सेस मार्सलैंड इसका आंसर है। डैम फैटल का और कुछ मतलब नहीं होता, एक्ट ऑफ गॉड होता है। चलो मूविंग ऑन, राइट टू इक्वालिटी किससे रिलेटेड होता है? बहुत सारे प्यारे प्यारे शिष्य आर्टिकल 14 पे लगा देंगे, पर इसका आंसर आर्टिकल 14 नहीं है, वो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये गलती मत करना, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। मूविंग ऑन, ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा ऑफ द गिवन सेंटेंस। 108वां क्वेश्चन है, एन एक्ट इन एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय लॉ। जितनी अथॉरिटी नहीं है उससे ज्यादा कर दिया, इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेंस। A severe deserved punishment, किसी को बहुत ही खतरनाक सजा दे देना, ये किसमें हमने सुना था? रेट्रिब्यूशन में। ये शायद 2017 के पेपर में जो एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने रेट्रिब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव और ये सब तुम्हें सब अच्छे से पढ़ाए थे, तो इफ यू वांट टू गो एंड चेक आउट तो वहां पर जाके देख सकते हो। 110वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डेल्ट विद द पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस? इसका आंसर है 511, बट ये आईपीसी का पार्ट नहीं रहा है, अब आईपीसी बन चुका है भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 62, प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना, बट सेक्शन 62 बात करता है अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस की। मूविंग ऑन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज इडियम बेसिकली क्या होता है? स्वीपिंग स्टेटमेंट, ए जनरलाइज स्टेटमेंट, बी थॉटलेस स्टेटमेंट, सी रैश स्टेटमेंट, या बी डी अनप्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट। इसका आंसर है ए जनरलाइज स्टेटमेंट। टिपिंग हॉट का क्या मतलब होता है? सिंपल, बहुत ज्यादा चीज जो गर्म होती है। चारों में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? स्टीमिंग हॉट। मूविंग ऑन, अ न्यूज केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो क्या मतलब होता है? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक। मूविंग ऑन, ऑब्जुरेट का क्या मतलब होता है? बहुत आसान, स्कोल्ड करना, सिनोनिम पूछा ऑब्जुरेट का। एंटोनियम, एंटोनियम ऑफ स्टार्टर्ड, स्टार्टर्ड का मतलब होता है किसी को चौंका देना। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? रिलैक्स, एंडलेस, एस्टोनिश्ड, अम्यूज्ड। ये आंसर इज रिलैक्स्ड।
एंटोनियम ऑफ फैमिस्ट, फैमिस्ट का क्या मतलब होता है? भूख लगना। आई एम फैमिस्ट मतलब क्या, भूख लग रही है, थक गया हूँ, कोई खाने को दो। अब एग्जॉस्टेड, सेशिएटेड, स्ट्रेस्ड, स्टेडी, यादृश, सेशिएटेड। क्यों? सेशिएट का मतलब होता है भूख मिट जाना, सैटिस्फाइड हो जाना। आई एम सेशिएटेड फ्रॉम दी सर्कमस्टांस, सेशिएटेड। हाँ, सिनोनिम पूछ रहा है किसका? लीन का। लीन का सिंपल मतलब होता है लीगल वे। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम पूछ रहा है किसका? मेंडेशियस का। मेंडेशियस का सिंपल मतलब होता है किसी चीज को फुली एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मूविंग ऑन। हाँ, मतलब नहीं होता है उसका, एंटोनियम होता है, सॉरी, एंटोनियम उसका। हाँ, 119 करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एंड आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हैं। जो होशियार बच्चे अपना घर फर्स्ट सेकंड फोर्थ फ्लोर से बना रहे हैं, प्लीज जाके अपने बेस की तैयारी करो, पहले 2017 की वीडियो देखो और फिर आओ। तो उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी है कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। तो गो चेक आउट दोस वीडियोस इफ यू हैव। अब ये क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आई होप आप पॉज करें और खुद ही इसका ऑप्शन टिक करें ठीक वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनको। मूविंग ऑन। हाँ, इसका पॉज करें, पैरोल। हाँ, फिर उसके बाद आई लाइक रीडिंग जर्नल्स डैश नॉवेल्स। आई लाइक रीडिंग जर्नल्स मोर देन नॉवेल्स। बहुत आसान। आई लाइक रीडिंग जर्नल्स द बेस्ट नॉवेल, मोस्ट द नॉवेल, द बेस्ट नॉवेल, ये बिल्कुल बच्चों वाला। Moving on. India is committed dash a policy of peaceful existence. India is committed to a policy. India is committed to a policy of peaceful existence. Two. Moving on. The doctor warns him that unless he gives up smoking, he will not recover. His health will soon be recovered. Suffer not will he. Will he be able to recover? Simple, है, not able to recover. Smoking कर रहा है, lungs है आपको. Of course, it's very easy. Moving on. Question है how many, sorry, many camels together dash is known as dash of camel. इसका आंसर होता है caravan. Herd is for sheep, flock is for birds, troop is for soldiers. Answer is caravan. Ritu has eaten her lunch already, but I am saying dash until later. March. Sculptor design. Sculptor कौन होता है? जो मूर्तियां करता है। अब वो कैसे करता है? वो जो ठंडन करता है, वो जो चीज उसके पास होती है ठंडन करने वाली, वो शिजन होगी। तो बेसिकली उसकी रोजी रोटी किस चीज से? शिजन से। तो यहाँ पर हमारे सामने इंजीनियरिंग की साइड से नहीं, पैथोलॉजी डिजीज की नहीं, उसकी मेडिसिन होती है, टाइम सेकंड से होता है नहीं, टेलर रिलेटेड, बिना सुई के कोई धागा नहीं सिल सकता। तो क्या करेगा टेलर? हमारा। हाँ, फिर उसके बाद पिक आउट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इम्पेरल। एंटोनियम पूछ रहा है सेम का। इम्पेरल का क्या मतलब होता है? कोई विडंबना वाली सिचुएशन में आ जाए। ठीक है। होमोजेनस का क्या मतलब होता है? हेटेरोजेनस। ये तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, बहुत आसान है। हाँ, in the following question choose the word which is more nearly opposite. Basically एंटोनियम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंटोनियम पूछ रहा है। टेरेबल का एंटोनियम क्या होगा? सूदिंग, फ्राइटनिंग, स्केरिंग एंड डिलेक्टेबल। सूदिंग ऑफ कोर्स, सूदिंग के लिए बहुत अच्छे से थोड़ा रिलैक्स कर देती है, सूदिंग होता है। मूविंग ऑन। डेप्लोरेबल का क्या मतलब होता है? डेप्लोरेबल का कुछ मतलब नहीं होता है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है एडमायरेबल। अब मतलब नहीं होता है, इसका एंटोनियम होता है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था? एंटोनियम बता। डेप्लोरेबल का मतलब होता है कोई चीज जो देखी ना जाए, बड़ी पत्थर खा जाती है, तो उसे बुलाते हैं डेप्लोरेबल। ठीक है। मूविंग ऑन। हमारे सामने है 131 क्वेश्चन। इसमें से हमसे अब क्या पूछा है? सिनोनिम। ध्यान देना बच्चों, कोई ये गलती मत कर देना कि यही नहीं देगा कि सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है और टिक कर देना। पहले पढ़ना सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, और फिर आगे। सर्कमवेंट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट, आउटवर्ड, बेनिफिट, लॉन्ग करता है आउटवर्ड। ओके। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का मतलब होता है घुमा के। ठीक है। कॉरोबोरेटिव का क्या मतलब होता है? करोसिव, कंफर्म, कॉरिगेंडम या इंटरेस्टिंग। कॉरोबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को एस्टैब्लिश कराना, कंफर्म करना। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज को
जा रहे हो, बीच में से दोस्त आ गया, इंटरप्रेट कर दिया तुम्हें, तो उसका क्या मतलब हुआ? ऑब्स्ट्रक्ट करना हुआ। इनंडेट का क्या मतलब होता है? इनंडेट का और कुछ मतलब नहीं होता है, ओवरवेल्म कर देना किसी चीज को। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म क्या होता है? अचानक से तुम्हें पता चला तुम्हारा जामिया का पेपर निकल गया, यू वुड बी ओवरवेल्म विद द फीलिंग ऑफ जॉयनेस, बड़े एकदम से, तो उसे कहते हैं ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है टू फ्लड। मूविंग ऑन, क्विवर का क्या मतलब होता है? पेटी ऑब्जेक्शंस। अकॉम्प्लेस क्या होता है? ये लीगल टर्म ऑफ पॉसिबली रिपीटेड क्वेश्चन है, इनफैक्ट हाँ रिपीटेड ही है। तो इसका मतलब होता है एसोसिएट। बैंक बहुत ही आसान है, आई होप आप सबको पता हो। इसका आंसर है इंसॉल्वेंट। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? खुद तो पॉज करिए और मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? द आंसर इज सी, एडिकेट। मूविंग ऑन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज राइट? पॉज करिए और बताइए। पॉज हो गया, चलिए बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? और नो मतलब, और या इसका आंसर है ये सी, करेक्ट। हाँ, अब आ गए हम मैथ के क्वेश्चन पे, रीजनिंग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 550 रुपए दिए लोन पे बैक करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, इंटरेस्ट लगाया 20% का, तो पूछ रहा है कि वो each इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना है। चलो ठीक है बच्चों, आ जाओ। इसका एक छोटा मोटा सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब इस, अरे हाँ, प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे सामने है 550। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे सामने है 550, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस रेट कितना सेट है? रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 20%, ठीक है, अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। आंसर कुछ निकल के आएगा। हाँ, ओवर राइटिंग मुझसे बहुत जाती है मैथ के सॉल्व करते हुए क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाय 1.2, अब इस 1.2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने आ जाएगा 660। तो हमारे सामने आ गया 660 निकल के, ठीक है। हाँ, अब हमने मान लिया कि टोटल अमाउंट जो लोन की है वो है एक्स, ठीक है। 660 से अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है हमें, ठीक है, तो पतला कर देता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी होगी 660 माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 660 माइनस एक्स, तो ये रुक जाओ, कितना? मल्टीप्लाई बाई 1.2। क्यों करा? क्योंकि लोन का इंटरेस्ट 20% और बढ़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम करते हैं, 660 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम ले देके सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने कुछ आता है 792 माइनस 1.2 एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। इन्हें खुद का के यहाँ पर डाल दो, ये कर दो। हाँ, अब इसको अगर हमने लगा 7.92 इक्वल टू 2.2x, इसे करो डिवाइड, और आपके पास कुछ आना चाहिए 360, कितना आना चाहिए? 360। प्लीज कंफर्म कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। 360 रुपए पर इंस्टॉलमेंट आपको दे रहा होगा। मूविंग ऑन, कमिंग टू द 142nd क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है
कि a lift has the capacity of 12 adults or 20 children. Mainly 12 adult आ सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, या फिर 20 चिल्ड्रन आ सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये पूछता है कि हाउ मेनी अडल्ट्स कैन बी बोर्डेड द लिफ्ट विद 15 चिल्ड्रन। मतलब कि अगर 15 चिल्ड्रन हो और साथ में कितना अडल्ट हो कि मैक्सिमम लोड पहुंच जाए, मतलब उठा सके, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला कि 12 एडल्ट, एक अडल्ट के लिए मान लिया इक्वल होगा 20 चिल्ड्रन थे, क्योंकि ये भी मैक्सिमम लोड है, ये भी मैक्सिमम लोड है। अब इधर थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, 20 को यहाँ भेजो, 12C निकल के आ गया 5/3। ठीक है, यही रेंज देते हैं। मैक्सिमम लोड ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना कर दिया जाए, मतलब कितना हो 15C, क्वेश्चन के नए मुताबिक कि 15 चिल्ड्रन हो। ठीक है, अब यही सेम चीज टोटल नंबर ऑफ अडल्ट, टोटल नंबर ऑफ अडल्ट कितने हो वो मान लिया x अभी हमने फिलहाल। ठीक है, शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को ऐड कर दिया इक्वेशन 2 से, मतलब बेसिकली प्लस कर दो इन दोनों को तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस टोटल नंबर ऑफ अडल्ट इक्वल्स टू 20C मान लेते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितने ये दोनों होंगे इक्वल वो 20C के बराबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने 12C प्लस अडल्ट कितने x इंटू 5/3C, ये यहां से आया। ठीक है, इक्वल्स टू 20C। यहां पर हमने कर दिया 15C प्लस 5/3x इक्वल्स टू 20C, और यहाँ ब्रैकेट में कॉमन ले लिया C। ठीक है, C कटा। ठीक है, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, ये सेम चीज यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा 5/3x इक्वल्स टू 20 माइनस 15 कर दिया, 15 को यहाँ भेजा। 5/3x इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कटा, x आ गया 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ अडल्ट कितने आ सकते हैं, 3 अडल्ट आ सकते हैं अलॉन्ग विद 15 चिल्ड्रन। ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग, इसको तो मैं सॉल्व ज्यादा नहीं करूंगा, बेसिकली डिवाइड कर दो, चारों में से जो सबसे छोटा सम आएगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। लेट्स नॉट वेस्ट सम टाइम ऑन इट, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें बस आपको डिवाइड करने का खेल खेलना है, जो सबसे कम रिमाइंडर देगा वही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स इन द वर्ड फार्माकोलॉजी इज रिटन इन रिवर्स, the 7th letter from the right will be। अब फार्माकोलॉजी में 3 वर्ड बोल रहा है कि अगर रिवर्स में लिखे हो तो AHP हो गया, ठीक है, फिर RMA हो गया, AMR, फिर उसके बाद कॉल हो जाएगा LOC, और ये OGY का आपने लिख दिया YGO। अब फिर पूरा एक वर्ड बना के लिखो, ये आता है AHPAMRLOCYGO। अब ये बोल रहा है, समझ में आया? इसे बोला 3 ग्रुप के लेटर में, 3 ग्रुप के लेटर में रिवर्स में लिख दो, रिवर्स 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 रिवर्स। उसके बाद इकट्ठा करोगे तो राइट साइड से 7th लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, R। The correct one is R. Moving on. Next question है कि मोहन is 18 from either end of the row of boys. How many boys are there in that row? मतलब यहां से भी 18 है, यहां से भी 18 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहां से कितना मिलाओगे, तो कितने हैं टोटल, 17 प्लस 1 प्लस 17। क्यों करा, 1 से लेके यहाँ तक 17वां होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 17वां जाएगा अगर यहाँ से शुरू करी जाए, और एक मतलब 1 मोहन प्लस 1,
तो ये आएगा, तो क्या होगा 7 7 4 5 1 1 2 3 35। आंसर इज 35। सिंपल है, उसने कह दिया दोनों साइड से बराबर है, तो हमने कहा 17 यहाँ से प्लस करो, 17 यहाँ से प्लस करो। अब इजीली काउंट करना होगा तो टोटल नंबर पूछ रहा है, तो 1 + 1 कर दिया, तो 17 + 1 + 17। ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। अब आते हैं 146 क्वेश्चन पे। इन अ क्लास ऑफ 60 where boys are twice that of girls, Ramya ranks 17 from the top. If there are 9 boys ahead of Ramya, how many girls are after her in that rank? बेसिकली पूछ रहा है 60 स्टूडेंट्स है, इसमें से गर्ल्स कितनी है, जी मान लिया। अब जी ये है, लड़के कितने हैं, लड़कियों के जस्ट डबल, तो इन्हें वैसे लिख सकते हैं 2G इक्वल्स टू कितने हैं 60, 3G प्लस ये 3G इक्वल्स टू 60 कितना हुआ, 3 से 60 कटा 20। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, जी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 2G नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू टोटल नंबर दैट इज 60। G plus 2G equals 3G equals to 60। 3G से 60 कटा इज 220। अब फिर आगे, ये तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई, नंबर ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं, 2G था तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये क्या कहते हैं हमारा, ये पूछता है कि 9 लड़के रामया से आगे हैं, रामया किस रैंक पे है, 17 पे है। कितनी लड़कियां हैं जो रामया के बाद आती है, टोटल नंबर में पता चल गया 20। ठीक है, अब 17 सॉरी 16 में से माइनस कर दो 9। ये क्यों कर रहा हूं मैं, रामया से पहले कितने लोग आते हैं, 16 लोग आते हैं। ठीक है, 16 में से लड़के कितने हैं, 9। अब अगर मैं 16 में से माइनस करूंगा 9 को, तो उसमें से ये आ जाएगा रिमाइंडर ऑफ गर्ल्स कितनी बची है, करेक्ट। तो ये आ गए 7, 7 लड़के आए उसके आगे। अब हमें पता है कि टोटल नंबर है 20, टोटल नंबर है 20। इसमें से अगर माइनस में 7 करूं जो रामया से आगे है, और माइनस करूं रामया को खुद में, तो हमारे पास आ जाएगा कितनी लड़कियां रामया के बाद आती है, ऑफ कोर्स आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अब 8 में से करोगे आ जाएगा 12, तो 12 लड़कियां हैं जो रामया के बाद आती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछता है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, he got 125 marks and failed by 40 marks, the maximum will be, marks पूछ रहा है मैक्सिमम कितने होंगे, परसेंटेज इसने बता दिया 33% है। ठीक है, अब इसको बोला कि कितने नंबर आए उसके, 125 आए, फेल कितने से हो गया 40 से। अब अगर इसे ऐड करोगे तो ये मिनिमम नंबर पता चल जाएगी, मतलब 33%, क्योंकि 125 आए 40 से फेल कर गया, अगर 40 आ जाते हैं तो 30% बन जाते, 33%। तो 40 को 125 से प्लस करोगे 165 आ जाएगा, टोटल नंबर को टैक्स मान लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 165 डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर आप डिवाइड करते हैं इसे, इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आना चाहिए आपका 500। ओके, मूविंग ऑन। If the average marks of 3 batches of 55, 60, 45, ये बच्चे नंबर ऑफ बच्चे 55, 60, 45 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज कितना है 50, 55, 60 रिस्पेक्टिवली, the average marks of all the student is, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 55 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई 60, डिवाइड कर देना है 55 प्लस 60 प्लस 45 से।
जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका एवरेज मार्क्स होगा, जो होगा 56.69। मूविंग ऑन। A tourist travels for 14 hours 40 minutes. ठीक है, he covers half of the journey by train at the rate of 60 km per hour and the rest of the road by 50 km per hour. तो उसमें ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, टाइम बताया गया है हमें 40 आवर्स प्लस 40 मिनट। अब इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं ऐसा कि 40 इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 60 आवर्स के हिसाब से हो गया, तो ये आ जाना चाहिए कुछ 14 प्लस 2/3। इसके बाद कुछ ऐसा आना चाहिए एलसीएम जब लेंगे 42 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। टाइम आ गया आपके पास 44 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना देते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे हुआ? 40 को डिवाइड करें 60 से, वो किसमें आ जाएगा, इन्हें डिवाइड करेंगे 2/3, एलसीएम लेंगे तो 42 प्लस 2/3 44/3। ये आ गया आपका टाइम। अब टाइम तो आपने निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है आपको? टाइम आपका हो गया 44/3। ठीक है, अभी बोलता है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल करा गया, आधा करा गया बाई ट्रेन, आधा करा गया बाई कार। ठीक है ना? हाँ, तो ये होगा d/2, ये होगा d/2। क्यों? क्योंकि ये पूरा है d, तो ये कितना हो जाएगा d/2, ये कितना हो जाएगा d/2। ठीक है, क्लियर? अब इसमें से निकालते हैं। फॉर्मूला कुछ होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम ऊपर पहुंच गया, स्पीड नीचे आ गया, तो स्पीड कुछ है, मतलब डिस्टेंस कुछ है d/2, और स्पीड कितनी है? अगर मान के चले टी किसका निकाल ले हम, ट्रेन का। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड थी 60, तो ये कुछ हो जाएगा t/120 किलोमीटर, मतलब सॉरी टाइम। ये टाइम निकल गया ट्रेन का, ये टाइम का ट्रेन निकल गया। ठीक है, ऐसे ही आपने गाड़ी का निकाला टाइम, कार का, तो ये d/2 मल्टीप्लाइड बाई 50 रहेगा, तो 50 लिखा है। ठीक है, ये हो गया फिर आपका d/100। ठीक है, क्लियर है इतना? जैसे d/120 है, d/100 है। ठीक है, अब t दोनों का निकाल लिया, तो टोटल टाइम से प्लस अगर करेंगे, टोटल टाइम से जब आप प्लस करेंगे d/120 प्लस d/100 इक्वल्स टू 44/3। ठीक है, दोनों का टाइम इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि जितना इन्होंने टाइम लिया इंडिविजुअली दोनों ने, उतना टोटल टाइम होगा। ठीक है, एलसीएम लो, इसे कर दो 5d/600 प्लस 60/600। कॉमन फैक्टर ले लिया, एलसीएम निकालने का तरीका ये हो जाएगा 11d/600। ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर 120 और 100 को 600 करना, तो कॉमन फैक्टर लेना था। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई 5 से करा, जो मल्टीप्लाई करा 6 से, दोनों 600 आ गए नीचे, तो उसके एलसीएम निकाल लिया। फिर उसके बाद 44/3। अब इधर जब आप सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा 33d इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 600। जब डी आप मल्टीप्लाई मतलब निकालेंगे 33d इक्वल टू 44 इतना होगा, हाँ 26400 कितना है 26400। ऐसे काटा पीटी करिए, आंसर आपका आना चाहिए ए 800 किलोमीटर। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन है 150 है। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है
कि find the angle between the minute hand and the hour hand at 10:40। ठीक है, तो 10:40 के वक्त तो 10 बजे करीबन कितना डिस्टेंस होगा। अब जो एक आवर हैंड होता है ये वाला, ये 1 घंटे में करीबन 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 10 बजे कितने का इसने वो करा होगा, एंगल बनाया होगा, मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो 10 बजे आवर हैंड ने 300 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब ये बस इससे तो सॉल्व होगा नहीं। अब क्या करते हैं, आपने तो देखा होगा कि जब भी आवर हैंड मतलब मिनट हैंड बढ़ रहा होता है, साथ ही साथ में आवर हैंड भी हल्का हल्का स्लाइडली मूव कर रहा होता है। ठीक है, देखा होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि 10:40 हो रहे हैं, 40 मिनट बीत चुके। तो आवर हैंड पर मिनट, जो आवर हैंड की बात चल रही है यहाँ पर, आवर हैंड पर मिनट 0.5 डिग्री से मूव करता है। ये सब याद करने की चीज है। पर आवर 30 डिग्री से मूव करता है, पर मिनट आवर हैंड 0.5 से मूव करता है। तो हमने क्या करा, हमने 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, तो ये आ गया 20 डिग्री। अब दोनों को प्लस कर दो, तो एट 10 o'clock with 40 minutes past, 40 minutes past। अभी ये आवर हैंड का निकल रहा है, आवर हैंड। ठीक है, ये मिनट हैंड नहीं है, अभी सब आवर हैंड की बात चल रही है। तो ये होगा 300 + 20, इसका मतलब हुआ 320। ठीक है, अब बात आती है कि सर मिनट हैंड किस स्पीड से बढ़ता है। तो पर मिनट हैंड, ये तो आवर हैंड का है। ठीक है, पर मिनट हैंड जो है वो बढ़ता है 0.6 डिग्री से, सॉरी 6 डिग्री से। तो अगर आपने करा मिनट हैंड के लिए, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड का बढ़ता है 40 मल्टीप्लाई बाई 6, या आ गया 240। अब 320 को माइनस कर दो 240 से। क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का? आपका आंसर आना चाहिए 80 आना चाहिए। हाँ, 80 डिग्री। The answer is C. This was the final question of your 2023 PYQ of Jamia Millia. If there is any doubt जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं डाउट। I'll try to solve it. And till then, take care and see you in the next video.